Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel. My name is Rajat Kumar. In today's discussion, we are going to discuss about electric potential, potential difference and Ohm's law. This is the second video on the electricity series. Okay, so let's start. Let's start with electric potential. तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है उसको देखते हैं ज़रा। हमारे पास अज्यूम करते हैं कि कोई एक चार्ज है Q, कोई हमारे पास एक यूनिट चार्ज है Q, छोटा सा चार्ज कोई, ठीक है। हमारे पास एक यूनिट चार्ज है, मान लेते हैं Q। कहीं पर तो वो रखा हुआ है, अपने को पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे कहीं तो रखा हुआ है ये, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इस चार्ज को हम लेके आए और इस पॉइंट ये P के ऊपर रख दें। हम ये चार्ज जो है वो कहीं इन्फिनिटी पे है और हम चाहते हैं कि इसको लेके आए और लाके इसको हम इस पॉइंट P पे रख दें। एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो अपने को पता है, बट कहाँ से लेके आ रहे हैं वो नहीं पता अगर अपने को। तो ये चार्ज को, यूनिट चार्ज को इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन खर्च होगा हमारा, इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे लाने में कितना वर्क डन अपने को लगेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये होती है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, ब्रिंगिंग अ चार्ज और कह देते हैं यूनिट चार्ज, ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, bringing a unit charge from infinity to a particular point, from infinity, अपने को पता नहीं है कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो वाला पॉइंट नहीं पता होता जहाँ से लेके आ रहे हैं, from infinity to a particular point, from infinity to a particular point without doing any acceleration। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट डूइंग एनी एक्सेलरेशन, हम कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, विदाउट डूइंग एनी एक्सेलरेशन, नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन और कोई एक्सेलरेशन अगर हम ना करें तो, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी एक्सेलरेशन। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट P, ठीक है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो इसको हम लिखते हैं ऐसे। और एक और बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय V, इट इज़ डिनोटेड बाय V। और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो होता है W अपॉन में Q, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट P। मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, आप A B C कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ज़रा इसकी यूनिट वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि यूनिट क्या होती है और क्या, और आगे का हिसाब किताब क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट एंड ऑल। सो अगर हम ऐसे ही सिंपल देखें तो वर्क की यूनिट हमको पता है कि जूल होती है, ठीक है, वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। तो इसका तो यूनिट कुछ ऐसा होना चाहिए था, जूल कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। ऑल्दो ये वन ऑफ द यूनिट्स है इसकी, बट रियलिटी में जो इसकी SI यूनिट होती है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो इसकी होती है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो दुनिया भर के जो साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेशंस के अंदर, तो वो है वोल्ट। ये आपने ज़रूर सुना होगा, वोल्ट, आपके घर में वोल्टेज, वोल्टेज शब्द सुना होगा आपने बहुत बार, तो उसको भी अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये जो वोल्ट है, ये वोल्ट भी एक साइंटिस्ट के ऑनर में रखा गया है, एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट थे, अगर मैं एक्यूरेटली बोलूँ, एलेजेंड्रो वोल्टा इटालियन फिजिसिस्ट थे ये, 18th सेंचुरी में, अगर मैं गलत नहीं हो तो उनके नाम पे रखा गया था। उन्होंने इसके बारे में अच्छे से समझाया था वर्ल्ड को, तो इसलिए उनके ऑनर में इसके यूनिट का नाम हमने वोल्ट रख दिया, ठीक है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये क्या दिक्कत है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या भला है, इसको देख लेते हैं ज़रा एक बार। तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है
ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बहुत आसान है। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि हमारे पास एक यूनिट चार्ज है क्यू, ठीक है, और उसको हम एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे लेके आ रहे हैं, एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पर लेके आ रहे हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहाँ अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि अपने को दोनों पॉइंट पता है, वी नो बोथ दी पॉइंट्स ए एंड बी। अपन को स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और डेस्टिनेशन भी पता है, दोनों चीज़ पता है अपने को कहाँ से लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वी डू नॉट नो द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने को बस ये है कि इन्फिनिटी से तो कहीं से तो लेके आ रहे हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस में अपने को दोनों पता होता है, दोनों एंड पता होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge, bringing a unit charge, ये यूनिट चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेफिनेशन में अपन 1 कूलम 10 कूलम 100 कूलम इसलिए लेते हैं, बट रियलिटी डिफरेंट हो सकती है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, ब्रिंगिंग एन यूनिट चार्ज, सॉरी, ब्रिंगिंग एन यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब ये पॉइंट ए टू भी कुछ भी हो सकता था, ठीक है। अब मैंने ऊपर भी शायद ए लिख दिया होगा, उसको भी ठीक कर देते हैं एक बार। मैंने एन लिखना था वहाँ पे क्योंकि वोवल साउंड है, 1 मिनट ठीक कर देते हैं, क्यों गलती करें यहाँ पे हम। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग मैंने लिखा ही नहीं है ए यहाँ पे, तो अब लिख देते हैं ब्रिंगिंग एन यूनिट चार्ज, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या होता है। यहाँ पे फिर अभी इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर भी ये सिंपल इसको वी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पर अपने को दोनों पॉइंट पता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम यूनिट वगैरह देखें तो क्या होना चाहिए था, जूल और नीचे कुलम, जैसा पहले देखा हमने, बट यूनिट वही सेम रहती है, वोल्ट। एलेजेंड्रो वोल्टा के ऑनर में रखा गया था, इटालियन फिजिसिस्ट थे वो। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इतने जानने से कुछ नहीं होगा, ज़रा समझते हैं और कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और बाकी चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था, आई हमने पढ़ा कि आई होता है Q अपॉन में T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो मटेरियल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर, ठीक है। ये तो अपने पक्का सुना होगा, ये तो 6-7 क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, और हम रियल लाइफ में भी बहुत बार देखते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, हीट और एनर्जी को कंडक्ट कर सकें। इंसुलेटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हीट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इसको ये कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। बट द क्वेश्चन इज वाई कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड ऑल, एंड वाई नॉट इंसुलेटर, ठीक है। इसमें ऐसा क्या खास है, कंडक्टर में ऐसी क्या खासियत है कि कंडक्टर कंडक्ट कर देता है और इंसुलेटर नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, बिकॉज कंडक्टर कैरीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऑल दो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, अभी अब उसके बारे में भी बात करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज बाय एंड लार्ज इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो गया वुड, इसका एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक। जो हमारी वायर्स होती हैं उसमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है बाहर सरफेस पे, क्योंकि उससे अपने को करंट नहीं लगेगा। बट जो अंदर मटेरियल होता है वो मेटल वगैरह का बना हुआ होता है, जिससे कंडक्ट हो रहा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लगा लिया एक बल्ब, हमने लगाया यहाँ पे एक बल्ब सर्किट में, और इसको वायर से जोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया हमने वायर से जोड़ के। तो क्या ये जल जाएगा अब अपने आप? क्या ये बल्ब जो है अब ये लाइट अप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होएगा। हमें इसको किसी बैटरी
या तो सेल से जोड़ना पड़ता है। ठीक है, बैटरी और सेल क्या होता है वो अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी सिंपल सा समझ लीजिए कि बैटरी कुछ होती है और सेल कुछ चीज़ होती है। हमने इसको सोर्स से जोड़ना होता है, सोर्स से, इसे कहते हैं सोर्स। ये हमारा बल्ब है। ठीक है, अभी मैं बहुत सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ, तो जिन लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो आक्रोश में ना आ जाइए कि एमीटर नहीं लगाया, प्लग की नहीं लगाया, वोल्ट मीटर नहीं लगाया। अभी मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ये एक बल्ब है, हमने इसको एक सोर्स से जोड़ा। अब ये सोर्स क्या होता है इसकी बात करते हैं। ये सोर्स जो है ये दो टाइप के हो सकते हैं, सेल एंड बैटरी। जो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये सेल है। ठीक है, और बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो इन्हें अपन बैटरी कहते हैं। ठीक है, और ये सेल या बैटरी, ये जो आपको दो एंड नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जिसको हम कहते हैं सेल या बैटरी के अंदर, ये रियलिटी में होते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स ये होते हैं इलेक्ट्रोड्स, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्ज्ड होते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब होता क्या है कि ये नेगेटिव से ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाले एंड से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेंगे। अब होता क्या है, वुड में भी फ्लो करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में भी फ्लो करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, बट वुड में जो कि इंसुलेटर्स हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये फ्लो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को रोकना। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो तो करना चाहते हैं, बट इनको ये जो वायर है, ये जो हमारे पास मटेरियल है, अगर वुड है, मान लो प्लास्टिक है, तो इसका जो मटेरियल है वो ऐसा है कि वो फ्लो ही नहीं करने देगा उसको, वो रोक देगा उसको। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे अगर वो वुड होगा या प्लास्टिक होगा। बट अगर एक कंडक्टर होगा तो कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, जो वहाँ पे रुकावट होती है, ब्रेकर होता है, वो बहुत कम अमाउंट में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से ऐसे फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन ऐसा माना गया है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज ही तो होते हैं, अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज चार्ज, तो ये चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। आई फ्लो करेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये थोड़ा इमेजिनरी हमने माना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट अपन मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो हम ये बोलते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है और नेगेटिव में जाता है, बट रियलिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और ये हमने माना हुआ है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, अब मैंने रेजिस्टेंस वर्ड का यूज़ किया यहाँ पे, उसको तो हम डिटेल में थोड़ी देर बात करेंगे, तो अभी मैं उसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगा यहाँ पे। हाँ, तो मैंने सेल बैटरी बतानी थी, कंडक्टर इंसुलेटर बता दिया मैंने। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह बताता हूँ मैं। तो हाँ, हम यहाँ सेल और बैटरी वगैरह की बात कर रहे थे, तो अभी हम सेल को ही देखते हैं। जो हमारा यहाँ पे सेल है ये, तो मैंने बोला कि एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, और ये दोनों होते हैं इलेक्ट्रोड्स। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ये जो सोर्स है जिसको हम बैटरी या सेल बोल रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है हमारे सर्किट में। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है नेगेटिव वाले पार्ट से, और वो पॉजिटिव वाले पार्ट में जाता है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि ये जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है ये हाई पोटेंशियल पे है, दिस इज़ ऑन हाई पोटेंशियल, एंड दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज़ ऑन लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हैं और ये पूरा चक्कर लगा के ऐसे, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे पूरा चक्कर लगा के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपने को नहीं पता था कि कौन कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ पे भेज रहे हैं, ये पता है, एक पॉइंट पता होता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता। पोटेंशियल डिफरेंस में अपने को दोनों पता होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जो अगर कभी आप बैटरी या घर पे उठाए या किसी भी कोई सी भी बैटरी उठाए, अपने जो आप रिमोट में लगाते हैं बैटरी, कहीं भी लगाए, तो उस पर लिखा रहता है 6 वाट, 5 वाट। या तो एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो हमारे घर में जिससे हम लाइट, टीवी, पंखा ये सब चलाते हैं, तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है 220 वाट की।
वोल्ट की, सॉरी मैं वॉट कह रहा हूँ, माय बैड, वोल्ट की, ठीक है, 220 वोल्ट की हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है, वोल्टेज आता है हमारे पास, वोल्टेज कह देते हैं उसको आम भाषा में, 220 वोल्ट का आता है, ठीक है। इसमें हम अपने सारे अप्लायंस रन करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, इंडियन रेलवे, पहले क्या होता था इंडियन रेलवे के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, लाइट बल्ब वगैरह, तो जब लोग ट्रैवल करते थे, सो दे यूज टू स्टील इट, चोरी कर लेते थे वो लोग सामान। तो जो रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो बल्ब पंखा कुछ भी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस सबको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि वो 110 वोल्ट पे ही फंक्शन करेंगे। तो ट्रेन के अंदर जो वोल्टेज आता है वो 110 वोल्ट आता है। अब वहाँ से आप ले आइए, अब कोई मान लो कोई गंदा आदमी वहाँ से कुछ चुरा के ले आया, मान लो पंखा चुरा के ले आया, बल्ब चुरा के ले आया और अपने घर में चलाने की कोशिश करेगा, तो नहीं चलेगा वो, क्योंकि हमारे जो हाउसेज हैं उसमें आता है 220 वोल्ट और वहाँ 110 वोल्ट, ठीक है। तो एक बेसिक सी ये बात हो गई। तो हमने समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है। इसका भी मैंने, इस शब्द का भी मैंने इस्तेमाल किया कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जिसका एक और सिनोनिम होता है हिंडर या हिंड्रेंस, किसी चीज़ को रोकना या सैबोटाज करना, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब रोकना। तो जब कभी भी सर्किट में, फिजिक्स में अपन इसको कैसे पढ़ते हैं कि किसी सर्किट के अंदर, अभी हमने पहले पीछे भी एग्जांपल दिखाया, तो ये सर्किट है, यहाँ पे हमारे पास सोर्स लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आई फ्लो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट ये जो वायर होती है, इस वायर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो रोकती है इस इलेक्ट्रिक करंट को कि नहीं, मैं नहीं तेरे को जाने दूंगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता, ये इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो नहीं होगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और दुनिया में हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, हर एक चीज़ में, हमारी बॉडी से लेके वायर से लेकर एक कॉम्ब से लेकर हर चीज़ में, हर चीज़ में रेजिस्टेंस होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जिसमें कम होता है उसको हम अच्छे से यूज़ करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। जो हमारी वायर्स होती हैं कॉपर की बनी हुई होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ऑल्दो सबसे कम उसका नहीं होता। और भी जैसे नोबल मेटल्स होते हैं, गोल्ड का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, बट गोल्ड की वायर हम बना नहीं सकते हैं, लोग चोरी कर लेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, अब क्या है, रेजिस्टेंस कम होगा अगर आप किसी रोड पे चल रहे हैं, अपनी बाइक या स्कूटी चला रहे हैं, अगर वहाँ पे बहुत सारे ब्रेकर हैं तो आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी। बट अगर उस रोड पे, वो रोड बिल्कुल खाली पड़ी है और कोई स्पीड ब्रेकर कुछ भी नहीं है, तो आप थोड़ी स्पीड से चला सकते हैं वहाँ पे। तो वही ब्रेकर जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ऐसी रोड जहाँ पे कोई भी ब्रेकर नहीं है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, तो फिज़िक्स में ऐसा मटेरियल जहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ पे ज़ीरो रेजिस्टेंस है, तो उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर तो नॉर्मल हो गया, इसको कहेंगे हम सुपर कंडक्टर, जो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करा रहा है। और हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं और कितने यूज़फुल है ये हमारे आज की लाइफ में, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर कंपाउंड हो, रजिस्टर एक चीज़ होती है, रजिस्टर मटेरियल होता है और उसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं इन ओम्स, जैसे कि हम ऐसे उसको मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि किसी वायर के अंदर 2 ओम, इसे पढ़ते हैं हम ओम, OHM, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम था। और इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मैंने ठीक से नहीं बनाया, ऐसे ड्रॉ करते हैं ओम, 2 ओम, 5 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, ऐसे करके होता है, ठीक है ये। और ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है, कम अमाउंट भी हो सकता है, मिली, माइक्रो, किलो, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं ये, ठीक है। तो ये तो हुई बात रजिस्टर की। रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसी एक डिवाइस होता है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। जो आपका फ़ैन वगैरह होगा उसमें एक वाइट कलर का सिलेंड्रिकल चीज़ लगी हुई होती है, उसको कहते हैं कैपेसिटर। अब वो भी डिटेल में हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स के बाद, ठीक है। तो ये रजिस्टर है और उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस।
तो जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे वो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने जो पढ़ा, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई बैक, ओके। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी और आपको ठीक लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो ये यूट्यूब एल्गोरिदम से बाकी लोगों तक भी पहुँचेगी, तो बाकियों को भी मदद मिलेगी, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, ओके। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।